हेलो दोस्तों, मैं हूं वरदाराम और आप देख रहे हैं मिशन आरबीएससी। दोस्तों, आपकी डिमांड पर आज हम हिंदी साहित्य में कवि या लेखकों का साहित्यिक परिचय करने वाले हैं। ये प्रश्न पूरे 4 नंबर का आता है आपकी परीक्षा में और इसमें आज जो हम करेंगे ना वो बिल्कुल एक निराला तरीका होगा, एक शानदार तरीका होगा। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे आपने देखा 4 जादुई शब्दों की प्रोफाइल कार्ड ट्रिक। तो आज केवल आपको 4 शब्द याद रखने हैं। बिल्कुल सही कह रहा हूं मैं, बस 4 शब्द याद रख लीजिए। उस 4 शब्द से आप बनाएंगे पूरे 40 शब्द, क्योंकि आपको किसी भी कवि या किसी भी लेखक का जो परिचय लिखना होगा, साहित्यिक परिचय, वो आपके 40 शब्दों में पूछा जाता है। तो अब कम से कम चीजें याद रख के आप किस तरीके से ज्यादा मतलब पूरे से पूरे 40 शब्द लिखेंगे, वो ट्रिक मैं आपको बताने वाला हूं। बहुत ही शानदार ट्रिक होगी और सबसे इंपॉर्टेंट जो कवि और लेखक हैं, सबसे पहले हम उनका परिचय करेंगे। एक सेकंड राउंड और होगा, जैसा हमने हिंदी कंपलसरी में किया था, आपको याद होगा। और इसमें से 100% आपको एक कवि या लेखक मिल जाएंगे जिनका परिचय आपको लिखना है। 2 आएंगे तो 2 लिखना है। अब देखो नेक्स्ट, हम यहां से शुरुआत करेंगे सबसे पहले जयशंकर प्रसाद साहब की। अब यहां पे मैं आपको कह रहा था ना कि हम 4 शब्दों की जादुई ट्रिक देखने वाले हैं। वो पहले तो 4 शब्द मैं आपको दिखाता हूं, फिर लिखना कैसे है वो नेक्स्ट स्लाइड पे देखेंगे हम। अभी सिर्फ 4 शब्द ये याद रखो। क्या शब्द है भाई? सबसे पहले हम किसका करेंगे? जयशंकर प्रसाद साहब का साहित्यिक परिचय। और जयशंकर प्रसाद साहब पे लगभग हर साल फिक्स रहता है ना। और मैंने पिछले वर्षों के जो पेपर्स है 24 का 25 का, उसका भी निष्कर्ष किया है, तो उसके आधार पर मैं बेस्ट तरीके से बताने वाला हूं। अब 4 शब्द कौन से हैं? एक शब्द है जन्म, दूसरा है युग, तीसरा है विषय और चौथा है भाषा। बस ये 4 शब्द पकड़ लो आप। ये बिल्कुल एक किसी भी कवि, किसी भी लेखक की प्रोफाइल जो बनानी होती है, उस प्रोफाइल कार्ड को बनाने के ये 4 शब्द है। ये अगर आपके दिमाग में सेट हो गए, इतना सा अगर आपने लिख दिया तो याद कर लिया, तो लिखना कैसे वो मैं बताता हूं। अब एक बात ध्यान रखना, जहां युग लिखा हुआ ना, इस युग या इसका ऑब्लिक में पहचान, इस युग या फिर यहां पे पहचान, बस ये शब्द आपको याद रखना है। अब देखो, अगर हम बात करें प्रसाद साहब की, तो इन्हें छायावाद के ब्रह्मा के नाम से जाना जाता है। छायावाद के 4 आधार स्तंभ है तो आपको पता होगा। तो छायावाद के जो ब्रह्मा के नाम से, इन चारों में भी अगर कोई सर्वश्रेष्ठ है तो वो है प्रसाद साहब। जन्म कहाँ हुआ था आपको याद है ना? 1889 में वाराणसी या बनारस में इनका जन्म हुआ था। ठीक है। अब इनका युग कौन सा है? इनका युग छायावाद है भाई। सभी को पता ना, छायावाद के आधार स्तंभ माने जाते हैं। फिर क्या है? इनका विषय क्या है? तो हमारे सिलेबस में है जो इनकी रचना है, देवसेना का गीत, कार्नेलिया का गीत, उसमें क्या है भाई? देश प्रेम नहीं है क्या? उसमें प्रेम नहीं है क्या? तो इनकी रचनाओं में हमें इतना सा ध्यान रखना है कि ये मुख्य रूप से प्रेम पर लिखते हैं कविताएं। इन्होंने देवसेना के गीत में फिर क्या लिखा? प्रेमी तो है। इन्होंने सौंदर्य के बारे में लिखा है, हमारे भारत के प्राकृतिक सौंदर्य। कार्नेलिया क्या करती है? भारत के अप्रतिम प्राकृतिक सुषमा को, उसको सौंदर्य को देख करके गीत गाती है कि नहीं गाती? अरुण या मधुमेह देश हमारा। राष्ट्रीय जागरण, और उसी के माध्यम से कवि ने जयशंकर प्रसाद साहब ने हमारे प्राचीन भारत के गौरव को दिखाने का प्रयास किया है। इनके जितने भी नाटक है वो सब हमारे प्राचीन इतिहास के विशेष पात्रों के नाम पर है। जैसे अजातशत्रु देख लो, जैसे इनका राजश्री देख लो, स्कंदगुप्त है, चंद्रगुप्त है, ये राष्ट्रीय गौरव। तो 3 चीजें याद रखनी है, क्या? प्रेम, सौंदर्य और राष्ट्रीय जागरण। ये तो हो गया इनका विषय। और तीसरा है इनकी भाषा शैली कैसी है। ये भाषा शैली आपको बस ये 4 पॉइंटों में लिखना है। तो भाई इनकी भाषा शैली संस्कृतनिष्ठ खड़ी बोली है। संस्कृतनिष्ठ का मतलब है थोड़ी सी जटिलता, क्योंकि जो मूल शब्द होते हैं ना संस्कृत के, जो शब्द होते हैं वो थोड़े से जटिल होते हैं। तो संस्कृतनिष्ठ खड़ी बोली का प्रयोग जो है वो इन्होंने किया है। और फिर इनकी रचनाओं पे जाएंगे। तो भाई रचनाओं में अगर हम इनके काव्य की बात करें, कामायनी, आंसू, लहर, झरना, ये आप रचना याद कर सकते हो। इनमें नाटकों की बात करें, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, अजातशत्रु, राजश्री, ये इनके नाटक हो गए। बस अब लिखना क्या है वो मैं बताता हूं। इतना अगर आपने याद कर लिया भाई, ये चीजें अगर आपने याद कर ली, तो अब हम जाएंगे लिखना कैसे है उस पे जाएंगे। ये तो एक दिमाग में खाका बैठा लीजिए कि भाई प्रसाद साहब है, छायावाद के आधार स्तंभ है, जन्म 1889 वाराणसी, युग छायावाद के आधार स्तंभ, विषय जो है इनका प्रेम, सौंदर्य और राष्ट्रीय जागरण, भाषा संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली, काव्य इनका ये, और रचना इनकी ये थी।
अब यहाँ देखो, आपको पॉइंट्स में जहां तक हो सके पॉइंट्स में लिखो। बहुत सारे बच्चे बिल्कुल पॉइंट में लिखते और इतना शानदार लिखते हैं कि नंबर कहीं नहीं कटते, पूरे में से पूरे नंबर देने पड़ते हैं, एग्जामिनर कहीं नंबर नहीं काटेगा। तो अब आपको भाषा बना के लिखना है। आप भाषा बना के ऐसे लिख सकते हैं कि छायावाद के ब्रह्मा के नाम से प्रसिद्ध जयशंकर प्रसाद का जन्म 1889 में वाराणसी में हुआ था। ऐसे आप लिख सकते हो। और यूं भी लिख सकते हो कि जयशंकर प्रसाद, इनका जन्म आप कोष्टक में लिख सकते हो। कोष्टक में लिखी हुई चीजों को शब्दों की सीमा में नहीं बांधा जाता है। जैसे 40 शब्दों में लिखना होता है ना, तो ये आप यहां से बच जाओगे, आपके 40 शब्दों में 2 शब्द छूट जाएंगे। तो जन्म भी आ गया, कहां हुआ था, कब हुआ था, वो भी आ गया, और छायावाद के प्रमुख स्तंभ है। या फिर आप लिख सकते हो छायावाद के प्रमुख 4 आधार स्तंभों में से एक है। जैसी आपकी लैंग्वेज, जैसी आपकी भाषा शैली, जैसा आपका लेखन का तरीका, मैंने तीनों तरीके बता दिए। आप ऐसे भी लिख सकते हो कि छायावाद के ब्रह्मा के नाम से मशहूर जयशंकर प्रसाद का जन्म 1889 में वाराणसी में हुआ था। ये छायावाद के 4 आधार स्तंभों में से एक है। तो ऐसे आपकी लैंग्वेज बढ़ गई ना, 2 पंक्तियां हो गई ना, इसलिए। दूसरा क्या लिखना है, इनकी, अब देखो वहां जहां से हमने शुरू किया ना, सबसे पहले जन्म, तो जन्म हो गया। दूसरा हमारा जो पॉइंट था वो था उनकी युग या उनकी पहचान, तो युग भी आ गया। तीसरा है इनकी भाषा कैसी है, तो हमने यहाँ पे लिखा कि इनकी भाषा संस्कृतनिष्ठ और भावपूर्ण है। फिर इनका विषय क्या है, इनके काव्य में प्रेम, सौंदर्य और राष्ट्रीय जागरण का स्वर मुखरता से मिलता है। और इनकी रचनाएं क्या है, तो इनकी रचनाओं में हम प्रमुख रचनाएं कामायनी है, आंसू है, जय, झरना है, लहर है। इनके नाटकों में अगर बात करें, चंद्रगुप्त है, स्कंदगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, राजश्री, बस हो गए ना, 4 कविताएं रचनाएं। तो अगर आप 3 या 4 लिख देते तो पर्याप्त है, ज्यादा लिखने की आवश्यकता नहीं है। तो इस तरीके से ये आप जो है वो लिख सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट एक और हम लेते हैं। हमारे अगले जो लेखक हैं वो है हजारी प्रसाद द्विवेदी। भाई इनका उपनाम है निबंधों के बादशाह। हजारी प्रसाद द्विवेदी को क्या कहते हैं, निबंधों के बादशाह। इनके 4 पॉइंट क्या क्या है, जन्म 1907 बलिया उत्तर प्रदेश। दूसरा पॉइंट है इनकी पहचान, वही पहचान या फिर युग, ये एक ही है सेम। तो ये श्रेष्ठ निबंधकार और आलोचक के रूप में जाने जाते हैं। विषय क्या लिखना है, मानवतावाद और भारतीय संस्कृति। और भाषा इनकी कैसी है, लालित्यपूर्ण और प्रांजल। इनकी रचनाओं के बारे में आएंगे तो सबसे पहले निबंधों की बात करेंगे, क्योंकि निबंधों के बादशाह हैं। तो अशोक के फूल, कुटज, उसके बाद उपन्यासों की बात करेंगे, बाण भट्ट की आत्मकथा। इतना लिख दिया, जन्म लिख दिया, कब हुआ था, कहाँ हुआ था, पहचान क्या है इनकी, उसके बाद इनकी काव्यगत विशेषता क्या है, इनकी भाषा क्या है, इनकी रचनाएं क्या है। हो गया, 40 पंक्तियां हो गई आपकी, मिल गए आपको पूरे में से पूरे नंबर। आए समझ में। तो देखो लिखेंगे कैसे भाई, अब हम इसको इस प्रकार लिखेंगे कि हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी, फिर से हमने जन्म को कोष्टक में लिखा 1907 बलिया, हिंदी के श्रेष्ठ ललित निबंधकार और आलोचक है। ठीक है। दूसरा लिखना है इनकी भाषा अत्यंत लालित्यपूर्ण और संस्कृत निष्ठ है। मतलब पॉइंट्स तो हम पिछले पेज पे जो देखे वही लिख रहे हैं, यहाँ केवल भाषा बनानी है एक एक पंक्ति में। तीसरा पॉइंट, इनके संपूर्ण साहित्य में मानवतावाद और गहन भारतीय संस्कृति की झलक मिलती है। इनकी प्रमुख रचनाओं में अशोक के फूल, कुटज और बाण भट्ट की आत्मकथा है। बस पर्याप्त है, इतना पर्याप्त है, पर्याप्त है दोस्त, इतना पर्याप्त है। इतना लिख दीजिए दोस्तों। अगर आपको लग रहा है कि बिल्कुल सही तरीका है तो क्लास को भी लाइक कर दीजिए, क्लास को हाइप कर दीजिए। भाई आपके पास ऑप्शन बचा हुआ है तो हाइप करिए जल्दी से। जितना ज़्यादा हाइप करोगे उतना ही ज़्यादा मैं आपके लिए कंटेंट ला पाऊंगा। और ये तरीका कैसा लग रहा है आपको मुझे बताइए, क्योंकि आपके कमेंट के फीडबैक के आधार पर मैं नेक्स्ट क्लास लाता हूँ। मैं बार बार कह रहा हूँ, हर रोज कह रहा हूँ कि मैं आपके कमेंट्स पढ़ता हूँ, मैं आपके कमेंट्स को रिप्लाई भी देता हूँ। आपके कमेंट से मुझे फीडबैक मिलता है कि आपको क्लास कैसी लगी है। और जो आपके दिमाग में है, कुछ भी पूछना चाहते हैं कमेंट कर दीजिएगा। अगर आप चाहते हैं कि नहीं, हमने पिछला जो तरीका देखो, आपने याद है हिंदी कंपलसरी में हमने जो तरीका किया था, हमने जो रचनाएं थी उनकी एक ट्रिक बनाई थी। तो वो ट्रिक अगर आप चाहते हो तो मैं उस ट्रिक से करा दूंगा, पर मुझे लगता है ये बेटर है, क्योंकि उसमें केवल कविता रचना जो है वही केवल हम कर पाते हैं, बल्कि इसमें हमने 4 पॉइंट्स याद कर लेने हैं, फिर हम कंप्लीट यहाँ पे इनका हो जाता है। तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अगले हमारे जो कवि है, ये तो हजारी प्रसाद हो गए भाई। नेक्स्ट है केदारनाथ सिंह। केदारनाथ सिंह को आधुनिक संवेदना का कवि माना जाता है। एक पंक्ति तो यहां से बन जाती है, एक दो पंक्ति यहां से बन जाती है।
4 पंक्तियां यहां से बन जाती है। अब बताओ इससे ज्यादा और क्या लिखेंगे, इतना ही लिखना है हमें। अब जन्म की बात करेंगे 1934 बलिया उत्तर प्रदेश में। युग या पहचान, ये तार सप्तक आधुनिक काल। विषय क्या है, गांव शहर का द्वंद्व और आम आदमी। और भाषा है बिल्कुल सरल और बिंब प्रधान। ये बिंब शब्द इनके आएगा, इनके लिए हमें बिंब शब्द का प्रयोग करना है। काव्य संग्रह क्या है, अकाल में सारस, बेचारा भूखा मरता हुआ। ऐसे याद रखने की ट्रिक बता रहा हूं, अकाल पड़ गया ना तो अकाल में सारस कहां जाएगा, क्योंकि कई बच्चे करते थे सारस में अकाल, नहीं, अकाल में सारस। बाग देखो, यहां से देखो जमीन पक रही है, ये रचना है इनकी। कैसे लिखेंगे आइए देखते हैं। यहाँ पे देखते हैं लिखना कैसे आपको भाई, इस तरीके से आप लिखेंगे। हाँ, केदारनाथ सिंह जन्म 1934 बलिया, आधुनिक हिंदी कविता के प्रमुख हस्ताक्षर हैं। ठीक है ना, ये लिख दिया ना, आधुनिक संवेदना के कवि, आधुनिक हिंदी कविता के प्रमुख हस्ताक्षर है। इनकी कविताओं में गांव और शहर के जीवन का द्वंद्व और आम आदमी की पीड़ा बिल्कुल सरल और बिंब प्रधान भाषा में व्यक्त हुई है। नीचे का पॉइंट ऊपर लिख दिया, ऊपर का नीचे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। प्रमुख रचनाएं अकाल में सारस, बाग और यहां से देखो। बस इतना लिख दिया तो पर्याप्त है, इतना लिख दिया तो दोस्त पर्याप्त है, पूरे नंबर मिल जाएंगे। और नेक्स्ट है विद्यापति। भाई इंपॉर्टेंट है, विद्यापति को तो मोस्ट लगा दो आज ही। मैथिल कोकिल के नाम से जाने जाते हैं, इनका उपनाम है मैथिल कोकिल। हमने प्रत्येक कवि, प्रत्येक लेखक का एक उपनाम जरूर याद किया है, कई बार ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न में पूछा जा सकता है। जन्म 1350 के आसपास, मधुबनी बिहार में। पहचाने आदिकाल के श्रृंगारी कवि हैं। विषय इनका राधा कृष्ण का अलौकिक प्रेम है और भाषा इनकी संस्कृत, अवहट और मैथिली है। ये तीनों भाषा याद रखना, इनकी विशेष उपलब्धि है। संस्कृत है, अवहट में इन्होंने बहुत सारी रचना लिखी है, मैथिली में भी लिखी है और मैथिल कोकिल के नाम से तो जाने जाते हैं भाई। अब देखो इनकी प्रमुख रचनाएं, ये प्रश्न आया था कीर्तिलता कीर्तिपता का, पिछली बार आया था प्रश्न किसकी रचना है, तो सीधे सीधे यहां से ध्यान देना है कि ये मैथिल कोकिल के नाम से प्रसिद्ध हमारे भाई विद्यापति की रचना है। भाई विद्या के पति है ना, विद्या मैंने ज्ञान, तो ज्ञान के पति ने स्वामी है, तो फिर इनकी कीर्ति तो होगी। कीर्ति लता और कीर्ति पताका अवहट भाषा में लिखी गई है, ये भी अवहट भाषा में लिखी गई है। और विद्यापति पदावली इनकी मैथिल भाषा में लिखी गई है, मैथिली भाषा। ओके, अब देखो इसको लिखेंगे कैसे, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, जरूर ध्यान देना दोस्तों। मैथिल कोकिल के नाम से प्रसिद्ध भाई विद्यापति का जन्म 1350 के आसपास मधुबनी बिहार में हुआ था। ये आदिकाल के प्रसिद्ध मैथिल कोकिल हैं। ओके, दूसरा, इन्होंने संस्कृत, अवहट और मैथिली में प्रमुख रचनाएं की हैं। इनके पदों में राधा कृष्ण का अलौकिक प्रेम और श्रृंगार रस प्रधान है। इनकी प्रमुख रचनाएं कीर्ति लता, कीर्ति पताका और विद्यापति पदावली हैं। बस इतना लिख दिया तो पर्याप्त है, और इस तरीके से याद किया तो बिल्कुल आप लिख पाओगे। अभी टाइम है ना, अभी एग्जाम में टाइम है, तो आप ऐसा बिल्कुल शानदार तरीके से इसे तैयार कर सकते हो। ये 4 हमने किए हैं, नेक्स्ट क्लास में और हम 4 करेंगे। अब देखो पूरा पैराग्राफ जो है ना, आप नीले पेन से लिखो, एक बेस्ट ट्रिक बता रहा हूं, लेकिन लेखक का नाम, उनका स्थान, लेखक का नाम, उनका जन्म स्थान और उनकी रचनाएं अगर काले पेन से लिख सको तो लिख दो, बेस्ट तरीका है। परीक्षक की सीधी नजर काले पेन पर पड़ेगी और बिना पूरा पढ़े वो आपको 2 में से 2 अंक देगा। भाई पूरा वैसे बता देता हूँ, मैंने पिछली परीक्षाओं में भी आपको बताया था, एग्जामिनर आपको पूरी कॉपी नहीं पढ़ता है, मतलब नहीं पढ़ता है, जो मेन पॉइंट्स हैं, की पॉइंट्स हैं, बस वो उन्हीं को पढ़ता है। और ये टॉपर्स की सीक्रेट ट्रिक बता रहा हूँ मैं आपको, ध्यान देना। ठीक है, तो ये थी क्लास हमारी हिंदी की। नेक्स्ट पार्ट और मिलेगा आपको। बताइए ये क्लास आपको कैसी लगी, आपका फीडबैक मेरे लिए बहुत जरूरी है। और लाइक और हाइप करना बिल्कुल मत भूलिएगा। इसी तरीके से पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए दोस्तों। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्ते, धन्यवाद।